नमस्ते दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे। वैसे तो लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था, जहां हमें ना ये समझ आया कि फंडामेंटल राइट्स किस किस पर लागू होते हैं। सिंपल शब्दों में हमने देखा स्टेट कौन होता है। तो अब सवाल आता है, अगर ये स्टेट या कोई अथॉरिटी ऐसे लॉ बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच या टेक अवे करते हो, तो क्या होगा। सोचो, आपको ना एक गिफ्ट मिला, फंडामेंटल राइट का गिफ्ट, ओके। लेकिन अगर कोई उस गिफ्ट को चुरा ले या डैमेज कर दे, आर्टिकल 13 कहता है नो एंट्री किसी भी ऐसे कानून के लिए जो आपके राइट्स को छूने की कोशिश करे। तो चलिए आर्टिकल 13 को डिकोड करते हैं लाइन बाय लाइन और सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 13 का मेन काम क्या होता है। तो एज वी नो कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, ओके। तो आर्टिकल 13 ना इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बाय सेइंग कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है वो इनवैलिड होगा। तो आर्टिकल 13 के क्लॉजेस देखते हैं और एक एक समझते हैं। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। मतलब कि 26 जैन 1950 के पहले जो भी लॉज बने थे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो ना वॉइड हो जाएंगे एंड पूरा लॉ नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ इनकंसिस्टेंट पार्ट वॉइड होगा। और क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 ना पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या अब्रीच करती हो, ओके। अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है तो वो लॉ भी उतने पार्ट में वॉइड होगा जितने में राइट्स का वॉयलेशन है। So it means the state shall not make any law which take away or abridge the fundamental right. लेकिन यहाँ लॉ का मतलब क्या है, क्यों जानना ज़रूरी है कि लॉ में क्या क्या आता है। तो बिकॉज़ जो चीज़ें लॉ में आती है ना, वो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो तो वो वॉइड हो जाते हैं, राइट। अगर लॉ की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती तो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से रूल्स इनवैलिड हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 हमें डेफिनेशन बताता है लॉ की। लॉ का मतलब यहाँ सिर्फ एक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, कस्टम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन सब इंक्लूड है। एंड लॉ इन फोर्स का मतलब होता है कि वो सारे लॉज जो पहले से बने हुए हैं और अभी तक रिपील नहीं हुए हैं, मतलब कि अभी भी फोर्स में है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सोचो एक गांव में ना एक पुराना रिवाज मतलब कि कस्टम है, जिसमें कहा जाता है कि लड़कियों को पेरेंट्स की ना प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो वहाँ सब लोग उस कस्टम को लॉ की तरह मानते हैं और फॉलो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कस्टम भी आर्टिकल 13 के अंडर आता है। तो आंसर है कि हाँ, क्योंकि आर्टिकल 13(3) में ना लॉ का मतलब सिर्फ एक्ट या रूल नहीं, बल्कि कस्टम या यूजेस भी है। अगर वो लॉ की तरह फॉलो हो रहे हो तो ओके। तो अगर कोई रिवाज मतलब कि अगर कोई कस्टम ना वुमन के प्रॉपर्टी राइट को डिनाई करता है तो आर्टिकल 13 उसे ना वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन करता है। सो डेफिनेशन ऑफ लॉ क्लियर होनी चाहिए ताकि कोर्ट्स डिसाइड कर सके कि क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या नहीं, एंड स्टेट को लिमिटेशन समझ आए कि कैसे लॉ बना सकते हैं और कैसे नहीं बना सकते। सो इन शॉर्ट, लॉ की जितनी वाइड डेफिनेशन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगी। तो क्लॉज 3 तक आते आते आपको लॉ का मतलब क्लियरली समझ आ गया होगा। मतलब पार्लियामेंट या स्टेट जो भी बनाए, ऑर्डिनेंस हो, रूल हो या कस्टम, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुए तो वो वॉइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, एक ऐसी चीज़ जो लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देती है। गेस व्हाट, क्या हो सकती है? वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, इसको डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के डेफिनेशन से ना बाहर रखा गया है। तो क्यों, चलिए देखते हैं।
तो प्रॉब्लम ना तब हुई जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहा। तो केस 1 है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। पार्लियामेंट ने ना एक अमेंडमेंट किया जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था वो राइट, तो उसे ना लिमिट किया गया। तो कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट तो बहुत खुश हुई, उसने सोचा अब हम फंडामेंटल राइट्स भी बदल सकते हैं। तो फिर आया केस 2 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे फिर कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक लॉ है। ओके, लॉ के डेफिनेशन में आता है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या अब्रीच करे तो वॉइड हो जाएगा आर्टिकल 13 के अंडर। तो पार्लियामेंट सैड हो गई, अब तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकती थी। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया कि उसने ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया और वहाँ पे बोला कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के लॉ के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा और अब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो इन सिंपल लॉ के डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया डेलिबरेटली जानबूझकर। ओके, क्योंकि अगर अमेंडमेंट भी लॉ होता तो पार्लियामेंट कभी भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर पाती क्योंकि वो आर्टिकल 13 के अंडर वॉइड हो जाता। तो अब ना क्लॉज 4 ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। मतलब पार्लियामेंट अब अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्या ये पावर एब्सोल्यूट है? क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है? तो यहीं पर ना कोर्ट्स ने अपनी समझ दिखाई और बनाए कुछ पावरफुल आइडियाज़ जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन्स। ये डॉक्ट्रिन्स हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं है, पूरा लॉ हटेगा या थोड़ा सा, वक्त के साथ लॉ चलेगा या रुक जाएगा, और क्या कोई सिटीज़न अपने राइट्स को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। तो चलिए एक एक करके समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी और वेवर के बारे में। तो फर्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो यहाँ पे ना हम डॉक्ट्रिन के साथ ना कुछ केस लॉज भी देखेंगे जो इसके रिलेटेड होंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ना एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंडर आता है। 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ मतलब पहले के जो लॉज थे अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो पूरे कैंसिल नहीं होते, बस टेम्पररी इफ़ेक्ट में नहीं रहते, मतलब वो इक्लिप्स हो जाते हैं। जैसे कि जब सूरज के सामने चांद आ जाता है तो सूरज गायब नहीं होता, बस कुछ वक्त के लिए वो छुप जाता है। ओके, तो मतलब बाद में अगर ना कोई अमेंडमेंट आता है जो इनकन्सिस्टेंसी को दूर करता है तो वो लॉ फिर से ज़िंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे केस है केशवानंद मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। इसमें क्या हुआ था कि केशवानंद मेनन जो थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर छापा था, वो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, मतलब कि बिफोर 1950, और उनके अगेंस्ट ना एक ओल्ड लॉ अप्लाई किया गया था जो था प्रेस ऑफेंसेस एक्ट। तो इशू क्या बना कि क्या ये जो पुराना लॉ था प्रेस ऑफेंसेस एक्ट वो फंडामेंटल राइट्स को ना वॉयलेट करता था, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, उसको वो वॉयलेट करता था। तो वो लॉ अभी वैलिड है या वॉइड है? तो कोर्ट ने कहा कि ये ना प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था। ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और फंडामेंटल राइट्स इफ़ेक्टिव हुए तो ये लॉ सिटीजन्स के लिए इक्लिप्स हो गया, मतलब डॉर्मेंट हो गया। तो मतलब कि क्या कि वो लॉ डेड नहीं हुआ था लेकिन अब सिटीजन्स पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नॉन सिटीजन्स हो तो उन पर ये लॉ अप्लाई हो सकता है।
तो इन शॉर्ट लॉ पे इक्लिप्स लगाया गया, ठीक है, मतलब उसको डॉर्मेंट हो गया वो, और सिटीजन्स के लिए वो इनऑपरेटिव था, बट नॉन सिटीजन्स के लिए वो वैलिड रखा गया था। फिर सेकंड केस था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959। इस केस में क्या हुआ कि जो यूपी गवर्नमेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है, तो 1950 के बाद एक लॉ बनाया जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या वो इक्लिप्स जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई हो सकती है क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट नए लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ते हो, और ऐसा लॉ जो मतलब ऐसे लॉ को ना हम वॉइड एब इनिशियो मानेंगे, मतलब वो शुरू से ही वो नल हो जाता है, ठीक है। ये लॉ कभी भी जिंदा ही नहीं हुए, तो इक्लिप्स का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकला कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ पुराने लॉज पे लगती है, नए लॉज पे नहीं लगती। फिर थर्ड केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल 1962। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि एक ना पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, मतलब 13 क्लॉज 2 की बात हो रही है, जिसमें ना कुछ पार्ट्स फंडामेंटल राइट्स से क्लैश कर रहे थे, ओके। तो इसका इशू क्या हुआ कि पूरा लॉ मतलब पूरा लॉ इनवैलिड होगा या सिर्फ वही पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ वो पार्ट वॉइड माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि हर केस में ये नहीं कह सकते कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कंप्लीटली नल एंड वॉइड है, ओके। हो सकता है उस लॉ का कुछ पार्ट वैलिड हो और कुछ इनवैलिड हो। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि ये केस ना थोड़े मतलब सॉफ्ट साइड था दीपचंद केस के कंपैरिजन में। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पूरा लॉ हमेशा डेड नहीं होता, पार्शियली वैलिड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस। फिर देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेकेंड डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन का मतलब है कि अगर कोई लॉ या एक्ट का कोई हिस्सा फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो सिर्फ वही गलत हिस्सा हटाया जाएगा, बाकी का लॉ जैसे का तैसे लागू होगा, ओके। सिर्फ ये वाला हिस्सा हटाया जाएगा, बाकी का जैसे का तैसे लागू होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई लॉ है जिसमें ना 10 सेक्शंस है और उसमें से सिर्फ 4 और 5 सेक्शन ना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो कोर्ट ना सिर्फ वो 2 सेक्शंस 4 और 5 को हटा देगा और बाकी 8 सेक्शन वैलिड रहेंगे। तो इन शॉर्ट पूरा लॉ कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो वॉइड है वो मतलब वही कैंसिल होगा। तो सेवरेबिलिटी के ना कुछ फेमस जजमेंट्स हैं, तो आइए वो देखते हैं। फर्स्ट है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। तो इस केस में ना प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का एक सेक्शन था, सेक्शन 14, जो कि ना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि सिर्फ सेक्शन 14 वॉइड है, पूरा एक्ट नहीं, ठीक है। मॉरल क्या है कि गलत पार्ट को हटाओ, बाकी का एज इट इज़ रखो। सेकेंड केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में ना बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट में कुछ सेक्शन अल्कोहल बैन कर रहे थे, बट मतलब कुछ पार्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट था और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि गलत सेक्शंस अलग किए जा सकते हैं, तो सिर्फ वही हटाए जाएंगे। तो सेवरेबिलिटी में ना एक लिमिटेशन है कि अगर गलत और सही पार्ट इतना मिक्स्ड है कि उनको ना अलग ही नहीं किया जा सकता, तो पूरे लॉ को ही ना वॉइड किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक केक है, पूरा केक ना बहुत टेस्टी है, लेकिन उसमें एक कॉर्नर में ना थोड़ा ख़राब क्रीम लगाया है, और अगर सिर्फ कॉर्नर ख़राब है तो उस पार्ट को काट के अलग कर देंगे, बाकी का केक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर पूरा केक क्रीम के अंदर मिक्स हो गया है तो पूरा केक ही बेकार हो जाएगा। तो बस वैसे ही ना कोर्ट भी करता है कि गलत पार्ट को निकाल के बाकी लॉ को ना वो बचाता है, ठीक है।
इन शॉर्ट ना सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मेन मकसद है कि गलती एक पार्ट में हो तो उसको हटाओ, पूरा लॉ मत काटो, और इससे ना जुडिशियरी अननेसेसरी ओवर इससे बचती है और लॉ का यूज़फुल पार्ट एज इट इज़ रहता है। थर्ड डॉक्ट्रिन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो वेवर का मतलब क्या होता है? वेवर का मतलब होता है आपने किसी राइट को जानबूझकर अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया हो तो उसे हम वेवर कहते हैं। ओके, जैसे अगर आपके पास कोई राइट है और आप कहते हो कि मुझे ये राइट नहीं चाहिए, तो आपने उस राइट का वेवर कर दिया। ओके, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को हम छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ना सिर्फ आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि पूरे पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए आप चाहो भी तो ये राइट्स वेव नहीं कर सकते। तो आइए इसके भी कुछ केस लॉज देखते हैं। तो फर्स्ट केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस केस में क्या हुआ था कि सोचो एक मतलब शहर में ना कई लोग फुटपाथ पे रहते थे, तो उनके पास घर नहीं था। उन्होंने ना अपनी छोटी सी दुनिया एक छोटे से झोपड़े में बसा के रखी थी। तो एक दिन बीएमसी वाले आए, मतलब बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले आए, और उन्होंने कहा कि ये झोपड़ियाँ इलीगल है तो हमें ये सब तोड़ना पड़ेगा। तो पेवमेंट ड्वेलर्स डर गए, मतलब वो जो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे ना वो डर गए। तो टू अवॉइड इविक्शन उन्होंने एक प्रॉमिस किया उनसे, बीएमसी से और साइन किया वो प्रॉमिस, और बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं करेंगे, जब आप तोड़ने आएंगे हम रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो समय बीता और फिर जब डिमोलिशन शुरू हुआ, लोगों ने ना, मतलब वो जो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उन्होंने ना कोर्ट में जाके बोला कि हमें रहने का हक है, मतलब हमारा ये रहने का हक है, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है। तो बीएमसी ने कोर्ट जाके आर्ग्यू किया कि आपने तो खुद लिख के दिया था कि आप फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं करेंगे जब हम तोड़ने आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कुछ भी लिखो, फंडामेंटल राइट्स आपके जन्म के साथ आते हैं, कोई इंसान उन्हें वेव नहीं कर सकता। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है कि कोई अपना राइट टू लाइफ छोड़ दे। ओके, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आप अपने घर या प्रॉपर्टी बेच सकते हो, लेकिन आप राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जैसे राइट्स नहीं छोड़ सकते। तो चाहे आप लिख के दे दो या कुछ भी करो। सेकेंड केस है बेहरम खुर्शद पेसीकाका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो बेहरम ना एक आदमी था जिनके अगेंस्ट ना एक बॉम्बे का लॉ अप्लाई हुआ था। ये लॉ ना ड्रिंकिंग से रिलेटेड था, मतलब कि अल्कोहल यूज़ से रिलेटेड था। तो उन्होंने ना इस लॉ का वायलेशन किया था। ठीक है, बेहरम ने उस लॉ का वायलेशन किया था तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे कि लेटर ऑन ना कोर्ट ने देखा कि ये जो लॉ था ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, इसीलिए ये लॉ आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग वॉइड, मतलब कि इनवैलिड हो गया। तो बेहरम कोर्ट में गया और बोला कि अगर ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मेरे ऊपर केस कैसे बन सकता है, मेरा तो कोई क्राइम ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पर बेहरम तो खुद इस लॉ को मानता रहा अभी तक। ओके, उन्होंने कभी पहले कोर्ट में नहीं बोला कि लॉ गलत है, तो उन्हें अपना राइट, मतलब उन्होंने तो अपना राइट छोड़ दिया था, वेव कर दिया था। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला कि फंडामेंटल राइट्स पर्सनल मर्जी का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के लिए होता है, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। तो कोई भी आदमी अपने आप से फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं कर सकता। आप चाहे लॉ फॉलो करो या इग्नोर करो, अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो लॉ किसी पे लागू नहीं हो सकता। चाहे बेहरम उस लॉ का मतलब उस लॉ को मानते रहा हो, फिर भी उन पर ना वो लॉ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉ ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक ना स्कूल ने रूल बनाया कि गर्ल्स लाइब्रेरी नहीं जा सकती। तो कुछ लड़कियां चुपचाप मान गई और एक दिन एक लड़की ना प्रोटेस्ट करती है। तो स्कूल कहता है कि पर तुम तो मानती थी ये रूल, अब क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो।
तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि चाहे वो मानती थी लेकिन रूल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तो उसे मानने के मतलब उसके मानने के बावजूद भी ना उसका फंडामेंटल राइट ख़त्म नहीं होता। तो कंक्लूज़न क्या है कि बेहरम का क्राइम कैंसिल हो गया क्योंकि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं हो सकते। चाहे आप लॉ मानो या ना मानो, अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वॉइड होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया था अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये क्या है, सब पर्सनल लॉज है और आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में नहीं आते। इसका मतलब कि पर्सनल लॉज को चैलेंज करना आर्टिकल 13 के अंडर नहीं हो सकता। एट द एंड आज हमने क्या समझा, आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स बाय इनवैलिडेटिंग। हमने क्लॉजेस देखे, क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखा, क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में देखा, अमेंडमेंट अलाउड है ऐसा बोला गया क्लॉज 4 में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जा सकता। डॉक्ट्रिन्स देखी, इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी वेवर की, और मेजर केसेस देखे, शंकरी, गोलकनाथ, केशवानंद, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ के माइलस्टोन्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून।